इससे पहले हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे और आज़ाद हिंद फौज के बारे में चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 में। और इनके जो पिता थे ये काफ़ी संपन्न घराने से थे सुभाष चंद्र बोस। तो पिता इनके राय बहादुर की उपाधि वाले व्यक्ति थे, तो राय बहादुर थे ये। और अंग्रेज़ सरकार में इनकी बड़ी पैठ भी थी इनके पिताजी की। बाद में ये उड़ीसा से कलकत्ता शिफ्ट हो गए, इनके पिता यहीं बस गए। इनका नाम था जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कलकत्ता में ही हुई, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली 1919 में। स्नातक की डिग्री लेने के बाद ये 1920 में इंग्लैंड चले गए आईसीएस की परीक्षा देने, और आईसीएस की परीक्षा में ये सफल भी रहे और चौथी रैंक आई इनकी। लेकिन 1920 में ही जब इनका चयन हो गया आईसीएस में, इसके बाद इनको ये लगा कि अगर हम प्रशासनिक सेवा में रहेंगे तो फिर अंग्रेज़ों की वफादारी करते हुए हम अपने देश के लिए स्वतंत्रता संघर्ष में कोई योगदान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी था कि अगर इनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना था तो ये आवश्यक था कि ये अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ते। तो इन्होंने आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 1921 में ये भारत आए, और भारत आने के बाद 1921 में ही ये CR दास और गांधी जी के संपर्क में आए, और इन्हीं दोनों लोगों की वजह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। CR दास से सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और CR दास को इनका राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। 1921 में ही सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल भी गए, और इसके बाद इन्होंने कई बार जेल की यात्राएं की। 1923 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए, और इसके बाद 1924 में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको बर्मा में मांडले जेल भेज दिया गया। इसके बाद 1927 में इनको रिहा किया गया। जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा आए तो उस समय हम देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन हो चुका था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका जगह जगह विरोध हो रहा था। तो जब सुभाष चंद्र बोस जेल से रिहा होकर आए तो पहले तो 1927 में ही इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो एक इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसके बाद 28 में जब कांग्रेस ने अपना उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस रखा तो सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इसका विरोध किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि जो डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा है, जो अधिराजत्व का मुद्दा है, यह पुराना हो चुका है। अब कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। तो ये कारण था कि इन्होंने विरोध किया डोमिनियन स्टेटस का। और इसी तरीके से जब मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू कमेटी का गठन किया गया, और नेहरू कमेटी में भी वही डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों ने इसका विरोध किया। और इसी के लिए इन्होंने एक दबाव समूह का गठन किया कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों लोग समाजवादी विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये। तो इन्होंने एक दबाव समूह का गठन किया कांग्रेस में, ताकि जो युवा वर्ग है कांग्रेस का वो कांग्रेस पे दबाव बना सके कि अब कांग्रेस अपना उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता रखे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि बाद में जवाहरलाल नेहरू 1929 में अध्यक्ष भी बने थे, और कांग्रेस ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज को रखा। तो ये जो दबाव समूह इन्होंने बनाया था समाजवादियों ने, तो इन्हीं के प्रयासों से हम देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई।
हालांकि इसकी स्थापना की थी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। और ये लोग समर्थन तो करते थे, मतलब नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के समर्थन से ही ये पार्टी बनी थी और एक तरीके से नेहरू का ही आशीर्वाद प्राप्त था इसको, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद अब सुभाष चंद्र बोस 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, तो हरिपुरा अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1938 में। इसके बाद फिर 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने अपना जो कैंडिडेट उतारा था इनके खिलाफ, वो थे पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया इनके विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए यहाँ पे त्रिपुरी में। पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हो गई। अब गांधी ने ये कहा भी था कि पट्टाभी की पराजय मेरी पराजय है। बाद में सुभाष चंद्र बोस चुन तो लिए गए अध्यक्ष, लेकिन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उस पर गांधी जी का ही प्रभाव था और गांधी जी को कोई नाराज़ करना नहीं चाहता था। तो ये कारण था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस से सहयोग करने से मना कर दिया और लगभग जो 15 सदस्य थे वर्किंग कमेटी के, उसमें 13 सदस्य इनके खिलाफ थे और उसमें नेहरू जी भी शामिल थे। तो जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इनका सहयोग नहीं किया, तो यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस बड़े क्षुब्ध हुए ये, और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से। और 1939 में ही इन्होंने फिर एक अलग पार्टी की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कर दी। अब 1939 में अगर हम देखें तो बहुत सारी स्थितियां बदल रही थीं। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस से पूछे अंग्रेज़ों ने भारतीयों को भी शामिल कर लिया, भारत को भी युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे, एक तरफ तो कांग्रेस तो युद्ध प्रयासों का विरोध कर ही रही थी, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जब बाद में रूस शामिल हो गया इस युद्ध में, पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया द्वितीय विश्व युद्ध का, लेकिन रूस के शामिल होने पे जो भी साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, चूँकि रूस भी साम्यवादी देश है, तो इसलिए रूस का समर्थन करने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा कि ये तो पीपुल्स वार है और द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन करना शुरू कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने कहा कि ठीक है कि हमारी विचारधारा जो है भले मेल खाती है रूस से, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और इनका ये मानना भी था कि इस समय अंग्रेज़ चूँकि कई मोर्चों पे लड़ रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि ये बहुत बेहतर मौका है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर उनके विरोधियों से सैन्य सहायता मिल जाए तो ये भारत से निकालने का बहुत बढ़िया अवसर होगा अंग्रेज़ों को। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके इनको नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो इन्हीं के घर में कलकत्ता में इनको नज़रबंद कर दिया गया। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने वेश बदल के ये अपने घर से कलकत्ता से बाहर निकले और ये जियाउद्दीन पठान के नाम से ये अफ़गानिस्तान पहुँचे और अफ़गानिस्तान से इसके बाद ये इन्होंने जो पासपोर्ट बनवाया था आर्लेडो मुसेट्टा के नाम से, तो आर्लेडो मुसेट्टा के नाम से ये रूस पहुँचे और रूस से फिर जर्मनी पहुँच गए। रूस इसलिए कि रूस तो शामिल हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से, तो अब रूस से सहायता मिलने का कोई इस तरीके का मौका नहीं था। तो ये जर्मनी पहुँचे और जर्मनी जब ये पहुँचे तो यहाँ पे हिटलर से इन्होंने मुलाकात की, हिटलर ने इनका स्वागत भी किया और यहाँ पे इन्होंने ये प्रयास किया कि जो भारतीय सैनिक गिरफ्तार किए गए थे जर्मनी द्वारा, तो इनसे मुलाकात की जाए और इनसे एक सेना बनाई जाए जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर सके।
यहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से, जर्मन रेडियो से ये भारतीयों को संबोधित भी करते थे और भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये उकसाते भी थे। तो इस तरीके से इन्होंने जर्मन रेडियो से भाषण भी दिया। जब ये भारतीय सैनिकों से मिले तो पहले तो भारतीय सैनिक बहुत नाराज़ थे, इनसे मिलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि भारतीय सेना में नमक हलाली का कॉन्सेप्ट है कि जिसका नमक खाते हैं उसके लिए ही लड़ते हैं। तो पहले तो भारतीय जो सैनिक थे वो बहुत नाराज़ थे, लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने पर इनसे मिलने को तैयार हुए और इसके बाद इन्होंने भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना भी जगाई और ये सैनिक तैयार हो गए इनका सहयोग करने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने यहीं पे जर्मनी में एक मुक्ति सेना भी बनाई थी। कहा जाता है कि जर्मनी में हिटलर ने ही इनको नेताजी की उपाधि भी दी। अब जर्मनी में इन्होंने मुक्ति सेना तो बनाई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ये स्पष्ट हो गया था कि अगर मित्र शक्तियों के खिलाफ अगर लड़ना है तो उनको पूर्वी मोर्चे पे सहायता चाहिए। यूरोप की जगह दक्षिण पूर्व एशिया में उनको सैन्य अगर सहायता मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी समय 1941 तक जापान भी जर्मनी की तरफ से शामिल हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो जब जापान शामिल हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अब सुभाष चंद्र बोस ने ये प्रयास किया कि अगर वो जापान पहुंच जाएं तो जापान की मदद से पूर्वी मोर्चे पे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं। तो यही कारण था कि ये जर्मन पनडुब्बियों की सहायता से, बड़ा ही कठिन यात्रा थी ये, तो जर्मन पनडुब्बियों की सहायता से ये जापान पहुँचे 1943 में। जब ये जापान पहुँचे, इससे ठीक पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन हो चुका था यहाँ पे। तो अब हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आज़ाद हिंद फौज जो है, इसका गठन 1942 में ही हो गया था और आज़ाद हिंद फौज के बनने की जो स्थितियाँ रही, हम देखेंगे कि जब हमने गवर्नर जनरल किया था तो हमने देखा था कि 1911 में जो गवर्नर जनरल हार्डिंग थे उन पे बम फेंका गया था जब वो जुलूस के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। तो ये जो हार्डिंग बम कांड हुआ था, इसी समय एक पुराने क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो हैं, ये उसी समय से भाग के जापान पहुंच गए थे और तब से ये जापान में ही निर्वासित जीवन जी रहे थे। रास बिहारी बोस ने जापान में ही इन्होंने टोक्यो में एक भारतीयों का सम्मेलन बुलाया। ये 28 मार्च 1942 को बुलाया था। तो जितने भी मलाया से लेके बर्मा तक जितने भी यहाँ भारतीय रहते थे, इनका एक सम्मेलन बुलाया इन्होंने टोक्यो में। और इसी सम्मेलन में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की घोषणा की और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की थी। बाद में इन्होंने जून में एक और सम्मेलन बुलाया बैंकॉक में, और फिर से जापान से लेकर मलाया बर्मा तक जो भी भारतीय रहते थे वो इस सम्मेलन में उन लोगों ने भाग लिया और यहीं पे व्यवस्थित रूप से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। और यहीं पे ये तय किया गया कि सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया जाए, यहाँ बुलाया जाए इनको। इसके ठीक पहले हुआ ये था कि जो भारतीय सैनिक थे जो पूर्वी मोर्चे पे लड़ रहे थे, तो बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को जापानियों ने बंदी बनाया था। तो ये जो सैनिक जापानियों के पास बंदी थे, भारतीय सैनिक, इन्हीं को एक जापानी अधिकारी थे मेजर फ्यूजीवारा और एक भारतीय थे प्रीतम सिंह। तो इन्होंने भारतीय सैनिकों को समझाया बुझाया और ये तैयार इनको किया कि आप भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़िए। इनको ये बताया गया कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का तो कोई मुद्दा है नहीं, पहले ये अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और अब अगर ये चाहें तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान की तरफ से युद्ध लड़ सकते हैं। तो इन सैनिकों में, इन बंदियों में एक कैप्टन मोहन सिंह थे और कैप्टन मोहन सिंह को ही
ये माना जाता है कि आज़ाद हिंद फौज जो है ये कैप्टन मोहन सिंह का ही मानस पुत्र है, इन्हीं के दिमाग की उपज है। तो कैप्टन मोहन सिंह को ये बात समझ में आई और इन्होंने भारतीय सैनिकों का लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों से एक सेना का गठन किया। तो यही आज़ाद हिंद फौज का यहाँ पे गठन हुआ। और आज़ाद हिंद फौज के जब 1942 में इसका गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष बनाए गए रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस पहुँच गए टोक्यो तो फिर सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुँचे और पहले तो इन्होंने जापानी प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात की। इसके बाद ये पहुँचे सिंगापुर और सिंगापुर में ही रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान इनको सौंप दी। 1943 में सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और ये जो अस्थायी सरकार थी इसके मुख्य सेनापति और प्रधानमंत्री दोनों ही सुभाष चंद्र बोस ही थे। और इस अस्थायी सरकार को जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड, फिलीपींस, वर्मा इस तरीके से 9 देशों ने मान्यता भी प्रदान कर दी। तो यहाँ पे अस्थायी सरकार का गठन किया इन्होंने और यहीं पे इन्होंने नारा भी दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन भी किया और कई ब्रिगेडें बनाई इन्होंने, जैसे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और एक महिलाओं की ब्रिगेड बनाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इसी में कैप्टन लक्ष्मी सहगल शामिल थीं। तो इस तरीके से इन ब्रिगेडों का गठन किया इन्होंने। इसी समय हम देखेंगे कि जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो आज़ाद हिंद फौज को दे दिया। नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो प्राप्त हुआ जापानियों से, तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने अपना मुख्यालय बनाया म्यांमार को, बर्मा को, और यहाँ से सीमित संसाधनों में इन्होंने बड़ा ही संघर्षपूर्ण युद्ध लड़ा ब्रिटिश सरकार से। 1944 तक आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ते हुए मणिपुर तक पहुँच गई और इम्फाल में इन्होंने भारतीय झंडा फहरा दिया। लेकिन 1944 के बाद अब युद्ध की परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो गई थीं, जापान हारने लगा था और जिस कारण आज़ाद हिंद फौज को न तो सैन्य सहायता मिल पाई और न ही रसद मिल पाई और इम्फाल के आगे आज़ाद हिंद फौज नहीं बढ़ सकी और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 1945 में जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। नेताजी को ऐसा कहा जाता है कि इनका विमान फार्मोसा द्वीप के पास क्रैश हो गया जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि आज तक ये संदिग्ध बना हुआ है। नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया और ये बड़ा ही प्रसिद्ध मुकदमा है। और ये तीन अधिकारियों को मुख्य रूप से इसमें आरोपी बनाया गया था। मेजर शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो ये कर्नल थे और कर्नल प्रेम सहगल, तो इन 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था और इन पर मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद बचाओ कमेटी का गठन किया एक, जिसके अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई, और इस कमेटी में उस समय के बड़े बड़े वकील शामिल हुए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, टीबी सप्रू, अरोड़ा आसफ अली। तो इन सारे लोगों ने मिलके केस लड़ा और इस समय जो भारतीय जनता थी, भारतीय जनता सड़कों पे आ गई और बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। एक चीज़ और देखने में आई कि मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे लोग अपना मतभेद भुला के कांग्रेस के साथ एक मंच पे आ गए और ब्रिटिश सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार भी इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जर्जर हो चुका था। दूसरे, ब्रिटेन को ये डर भी था क्योंकि ब्रिटेन ने भारत में 200 सालों तक जिस सेना के भरोसे शासन किया,
इनको डर था कि कहीं ये सेना ही विद्रोह न कर दे, और अगर ये होता तो बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क जाती। तो ये कारण था कि गवर्नर जनरल ने इनके आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, जो कैदी थे, इनको माफ़ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज को बचाने के लिए जो संघर्ष चला था ये सफल हुआ यहाँ पे। अब आगे के लेक्चर में हम CR फार्मूला और कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे।